हाय एवरीवन। पिछले क्लास तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? ये एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था परमानेंट इफेक्ट। जैसे मैंने पहले क्लास में ही बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट, एक होता है हमारा टेम्पोररी इफेक्ट। इंडक्टिव परमानेंट में इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस आता था, एंड हमारा टेम्पोररी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आज उसी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, मान लो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ओ, ठीक है, ये सब में पाई बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब का प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम अटैकिंग रिएजेंट को हटा लेते हैं, फिर से मान लो सी डबल बॉन्ड सी था, ये अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में उसका एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था, लेकिन जैसे ही हमने अटैकिंग बॉन्ड को हटाया, जैसे ही हमने उसका अटैकिंग रिएजेंट को हटाया, फिर से वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इसीलिए इसको हम टेम्पोररी इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो क्या है, ड्यू टू द नेचर ऑफ पाई बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन सच कॉम्बिनेशन आर लूजली हेल्ड and are easily polarizable. For example, when a multiple bond is exposed to an attacking reagent, the two electrons from the pi bonds are completely transferred to one atom or other. जैसे कि C डबल बॉन्ड C था, एक अटैकिंग रिएजेंट आया, इसका प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होकर एक में नेगेटिव आ जाएगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा पाई बॉन्ड की कहानी। ठीक है, देन देखते हैं द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय अ मल्टीपल बॉन्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट and is brought into play on the requirement of reagent. This effect may be illustrated with the help of the कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू कार्बोनिल ग्रुप को एज एग्जांपल लेके उसको अच्छे से समझते हैं। देखो, पहले तो कार्बोनिल ग्रुप ये था। देखो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ये वो, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता है। ठीक है, बट जैसे ही हमने कुछ रिएजेंट डाला, देखो जैसे ही हमने रिएजेंट डाला, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया, और जो डेल्टा नेगेटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो डेल्टा पॉजिटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एंड जैसे रिएजेंट को रिमूव कर दिया हमने, जो इसका ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ गया। तो ये था टेम्पोररी इफेक्ट, इसीलिए हम इसको टेम्पोररी इफेक्ट बोलते हैं। ये अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही हमने अटैकिंग रिएजेंट हटाया, फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। At approach of nucleophile, the pi electron pair is completely transferred to oxygen atom. Thus, carbon atom acquires a positive charge and oxygen atom acquires a negative charge. When the attacking reagent is removed, the molecule is reverted to its original electronic condition. This shows that electrometric effect is a polarizability effect and operates only in excited state. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय सिंबल E and is represented by a curved arrow. The base of the arrow indicates the original position of shared pair of electron and the head indicates the position. ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है एरो के थ्रू। देखो, एक आता है प्लस इफेक्ट, एक आता है माइनस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट क्या होता है? देखो, the electrometric effect is said to be plus effect when the electron displacement is towards the attacking reagent. ठीक है, माइनस इफेक्ट कब होगा? when the away from the attacking reagent. ये देखो यहाँ पे प्लस इफेक्ट हुआ, यहाँ पे माइनस इफेक्ट हुआ।
इट इज अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का जो हमारा डिफरेंस देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, मतलब इट इज परमानेंट इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इट इज टेम्पोररी इन नेचर। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज विथड्रॉल देन ओरिजिनल सिचुएशन इज रिस्टोर। ठीक है, ओरिजिनल सिचुएशन को हम रिस्टोर कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। इट इज ड्यू टू द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, it is the mobility of electron along C single bond. It is the mobility of electron in a multiple bond. It is due to the mobility of sigma electron. Inductive effect क्या है? Mobility of, due to the mobility of sigma electron. Electromagnetic effect it is due to the mobility of pi electrons. This effect become negligible after second carbon atom. Generally इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सेकंड या थर्ड और फोर्थ कार्बन के लिए ये नेग्लिजिबल, हमें नेग्लिजिबल लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा नहीं होता क्योंकि वो रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन में होता है, तो वो किसी भी डिस्टेंस तक जा सकता है, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं होता है। Then in this case inductive effect क्या है? Displaced electron pair does not leave its ओरिजिनल वैलेंसी सेल। इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है वो ओरिजिनल वैलेंसी सेल छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स वैलेंसी सेल। दिस इन्वॉल्व्स पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहां पार्शियल ट्रांसफर होता है, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव आता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। In this effect, partial charge are developed on atom and no ions are formed. In this effect, complete charge are developed on atom and ions are formed. It is represented by I. It is represented. देखो पहले देखते हैं डीलोकलाइजेशन होता क्या है। जैसे हम रेजोनेंस में पढ़े हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकलाइजेशन जो टर्म होता है ये होता क्या है पहले देखते हैं। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में बी टर्म्ड एज बॉन्डिंग इन व्हिच इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय मोर देन 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कैसा होता है? देखो मान लो एक एटम था, उसके ऊपर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ ए का है, ये लोकलाइज्ड है, ये ए शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही यहां पे मान लो ऐसे है, ठीक है, यहां पे और यहां पे एक सी एटम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्या कर सकता है? ए यहां उसका लोन पेयर यहां देख एक पाई बॉन्ड बना सकता है ए बी के अंदर, और बी का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो सकता है एज ए नेगेटिव चार्ज सी की तरफ। ठीक है, तो ये जो ए के ऊपर जो लोन पेयर था ये अब लोकलाइज नहीं रहा, ये डीलोकलाइज हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे पहला केस में ये लोकलाइज था। ठीक है, तो आसान भाषा में बताओ तो डीलोकलाइजेशन मींस शेयरिंग। ठीक है, मान लो आप एक रूम ले रहे हो, ठीक है, आप उस रूम में एक मतलब सिर्फ आप ही रह रहे हो, तो क्या हुआ? आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन एक कैसा आएगा जो आप रूम शेयर कर रहे हो, जब आप रूम शेयर कर रहे हो वो रूम में दोनों का सेम इक्वल राइट्स है। लेकिन अगर आप रूम शेयर नहीं कर रहे हो वो सिर्फ आपका रूम है। ठीक है, ठीक ऐसा ही है, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एक का। जैसे तुम रूम शेयर नहीं कर रहे हो तो ये रूम सिर्फ आपका, आप इसको शेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप शेयर कर रहे हो तो ये रूम में आप दोनों का ही सेम इक्वल राइट्स है। ठीक है, a given atom or group of atom is said to be in conjugation with unsaturated system if it is directly linked to one of the atom of multiple bond through a single bond and it has a pi bond, positive charge, negative charge, odd electron, lone pair and electron। क्या क्या सर, क्या बता दिया आपने? कुछ समझ में नहीं आया? देखो ये क्या बताया, कब हम कॉन्जुगेशन किसको बोलेंगे? मान लो एक डबल बॉन्ड, देखो ऐसा है, ठीक है,
इसको ऐसे में लिख सकता हूं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। ठीक है, तो ये हो गया पाई पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है सी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे बी सी पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, बी सी नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, बी ऑड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, दिख नहीं रहा, पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। एंड में देखो ये हो जाएगा सी, ये पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन एंड लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में। अब कॉन्जुगेशन कैसे पता चलेगा? एक सिंगल बॉन्ड उनके अंदर, मतलब उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ओनली वन सिंगल बॉन्ड, नॉट लेस देन वन, नॉट मोर देन वन, ओनली वन सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। देखो ये पहला वाला देखो, इफ ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन हैविंग पाई बॉन्ड्स देन कॉन्जुगेशन इज नोन एज पाई पाई कॉन्जुगेशन। देखो यहां पे पाई पाई कॉन्जुगेशन और डिफरेंस क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरली यहां देखो पॉजिटिव चार्ज एंड पाई कॉन्जुगेशन, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एंड पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो पाई एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया? ये देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई, ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, देन पाई बॉन्ड एंड ये क्या है? लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर एंड पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन एंड लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये क्या होता है? इन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम 3 or more groups are present, all of which are in conjugation with each other। देखो क्या है यहाँ पे, देखो ये जो है ये वाला ये सारे आइटम क्या है? यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, देख लो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखो एक मूवी देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? मान लो ए बी सी 3 आइटम है। ठीक है, ए बी के साथ कॉन्जुगेशन में, ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में, बट ए बी सी तीनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां पे देखो ये जो थर्ड वाला है ये 1 के साथ कॉन्जुगेशन में है एंड 2 के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट 1 2 आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। जैसे यहाँ पे ए बी के साथ है, ए सी के साथ है, लेकिन बी सी कॉन्जुगेशन में नहीं है। इन क्रॉस कॉन्जुगेटेड कंपाउंड 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 2 of which are not conjugation with each other, although each is conjugated with third one। समझ में आएगा? ये 1 3 के साथ कॉन्जुगेशन में है, 2 3 के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट 1 2 के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। देन अब चलते हैं हमारा जो आज का मेन मुद्दा है, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया था सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ लिया था। अब रेजोनेंस क्या है, इसका काम क्या है? देखो रेजोनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मान लो, अरे मानना क्या है, आपका 12th में टोटल मान लो
600 मार्क्स है। ठीक है, इसके लिए आपको 6 सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का फुल मार्क 100 होता है। ठीक है, जब आपका परसेंटेज या सीजीपीए या ग्रेड डिसाइड होता है तो कैसे डिसाइड होता है? आपका मान लो आपने पहले सब्जेक्ट में रखा 90, दूसरे में रखा 30, तीसरे में रखा 30, चौथे में रखा 60, 40, 80। ठीक है, तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे सर मैंने तो एक सब्जेक्ट में 90 रख दिया तो मेरा सीजीपीए 9.0 दे दो, या मुझे 90% दे दो, या मुझे ए ग्रेड में रख लो। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका सीजीपीए, टोटल सीजीपीए डिसाइड करने के लिए 6 सब्जेक्ट का मार्क को ऐड करना पड़ेगा, फिर उससे आपका सीजीपीए निकलेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, आपका सीजीपीए डिसाइड करने के लिए एक सब्जेक्ट का मार्क एनफ नहीं है, इसीलिए हमें 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। नहीं तो अगर एनफ होता तो ठीक है, अगर मान लो एनफ होता तो आप सिर्फ एक एग्जाम देते हो। मान लो आपका केमिस्ट्री अच्छा होता है, आप केमिस्ट्री दे दिया और उसमें 100 में से 99 ले आए तो आपका परसेंटेज 9.9, आपका सीजीपीए 9.9 हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। तो आपका सीजीपीए डिसाइड करने के लिए 6 सब्जेक्ट का मार्क को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में कुछ स्ट्रक्चर बोलेंगे, भाई तुम लोग का परसेंटेज डिसाइड करने के लिए तुम लोग 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो मेरा प्रॉपर्टीज क्यों तुम एक स्ट्रक्चर से डिसाइड कर लोगे? ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं एक स्ट्रक्चर में मेरा प्रॉपर्टीज में नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरा सारे प्रॉपर्टीज को आपको जानने के लिए मेरा 2-3 स्ट्रक्चर या मोर देन 10 स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस, उसी जो 10 स्ट्रक्चर होता है, मान लो एक कंपाउंड आया और उसने बोला भाई मेरा एक लुईस स्ट्रक्चर में मैं मेरा सारे प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा। आपको अगर मेरे बारे में अच्छे से मेरा ऑल प्रॉपर्टीज को जानना है तो आपको मेरा 10 स्ट्रक्चर सबको डिटेल्स में स्टडी करना है, डिटेल्स में ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये जो 10 स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ गया? चलो, when all the properties of molecule cannot be explained by a single structure, then such molecule is shown by many structure, that is canonical structure or contributing structure or resonating structure। जैसे मान लो आपका लाइफ डिसाइड करने के लिए क्या एक सब्जेक्ट का मार्क या क्या एक एग्जाम का मार्क डिसाइड करता है। मान लो आपने नीट या जेईई क्लियर कर लिया, ठीक है, आईआईटी या एनआईटी में चले गए या नीट के लिए कोई मेडिकल कॉलेज में चले गए। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैंने तो नीट दे के आया या मैंने तो जेईई मेन दे के आया, ठीक है, मैं यहाँ एग्जाम नहीं दूंगा, मेरा तो फ्यूचर बन गया, मैंने तो आईआईटी निकाल दिया भाई इतना मेहनत करके, तो मुझे और एग्जाम नहीं देना है। ऐसा नहीं होता है ना। आपको वहां पे भी मान लो आईआईटी में बीटेक का 4 साल में 8 सेमेस्टर देना पड़ता है। ठीक है, तो सबको अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। फिर इंटरव्यू में आपका कैंपस रिक्वायरमेंट में क्या होता है, फिर वहां पे इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको जॉब मिलता है। ठीक है, फिर जॉब में भी आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से आप क्या सीखा, एक नीट या एक जेईई का एग्जाम से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपको और भी एग्जाम देने होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहीं पे भी केमिस्ट्री में भी कुछ स्ट्रक्चर ने ऐसा रूल लागू कर लिया। ठीक है, रेजोनेंस इज द प्रोसेस इन व्हिच सिंगल कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी अ हाइब्रिड ऑफ 2 और मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आपका सक्सेसफुल बनने के लिए आपका सारे मेहनत, सारे एग्जाम का मतलब सारे एग्जाम को मिला के आपको देखा जाता है, हाँ आप सक्सेसफुल बन गए, आपका लाइफ सेट हो गया। ठीक है, तो आप स्टेबल बन गए। सिमिलरली यहाँ सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के जो 2 और मोर, देखो टू बी हाइब्रिड ऑफ 2 और मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला के आपका जो एक्चुअल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है। मतलब वो होता है आपका एक्चुअल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर
जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आसान भाषा में एक वर्ड में कोई पूछेगा व्हाट इज रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर शोन बाय डबल हेडेड एरो। ठीक है, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। The canonical structure should be planar or nearly planar. Total number of pair or and unpaired electron are also same in canonical structure. The position and arrangement of atom are same in canonical structure. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कैसा हुआ। सर आपने तो बता दिया लेकिन एग्जांपल नहीं दिया। देखो हम लेते हैं बेंजीन बाबा को। ये है आपका बेंजीन बाबा। ठीक है, पता है एरोमेटिक केमिस्ट्री का जान है ये। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या पता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ लेस देन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर यही सिर्फ यही एक होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, मान लो यही एक है बेंजीन का स्ट्रक्चर, लेकिन हमें पता है डबल बॉन्ड इज लेस देन, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इज लेस देन सिंगल बॉन्ड। तो क्या ये स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है? तो अगर ऐसा होता तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता, एक बड़ा एक छोटा होता। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली दिखा गया तो हमें पता चला कि सब जो बेंजीन का 6 बॉन्ड्स है ना, सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल, और ये ना तो डबल बॉन्ड जितना है ना तो सिंगल बॉन्ड जितना है, ये उनका बीच में रह जाता है। तो सब बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल एंड बॉन्ड लेंथ इक्वल। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, इसका और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ा ऐसे। तो अब ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रक्चर से पता चल रहा है हाँ सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फिर क्या होगा, ये दिन को मिला के ऐसे होगा। ये हो गया हमारा बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये दोनों स्ट्रक्चर हमारा जो था ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? चलो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर rules for writing resonance structure. Resonance structure exists only on pen paper, only on paper. Although they have no real existence of their own, resonance structure are useful because they allow us to describe molecules, radicals, ions for which a single Lewis structure is inadequate. We write 2 or more Lewis structure, calling them resonance structure or resonance contributor. We connect this structure by double-headed arrow. We say that the hybrid of all of them represent the real molecule. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखो, in writing resonance structure we are only allowed to move electron. हम इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हैं, एटम को यहां से उठा के वहां नहीं ले जा सकते। ठीक है, रेजोनेंस का भी कुछ अपने रूल होता है ना। द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर 3 इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर allylic cation because in order to form it would have to move hydrogen atom and this is not permitted. क्या सर क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया? देखो, कुछ समझ में नहीं आया, फिर देखते हैं तो क्या हुआ। यहाँ पे देखो, ये वाला तो ये 1 2 स्ट्रक्चर 1 एंड 2 को देखो अच्छे से। देखो स्ट्रक्चर 1 2 में क्या है, स्ट्रक्चर 1 2 में देखो यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, लेकिन यहां देखो यहां ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड, दीज आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर इसको कॉन्जुगेशन में लाना है तो एक हाइड्रोजन को यहां उठा के यहां फेंकना पड़ेगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम एटम को उठा के मतलब उसका जगह से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल द स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस ने ये बोला, क्या बोला रेजोनेंस भाई साहब ने? रेजोनेंस भाई साहब ने बोला ऑल द स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। जो मेरा जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो सब सारे लुईस बाबा का दिया हुआ स्ट्रक्चर, मतलब लुईस बाबा का जो रोल है लुईस स्ट्रक्चर के लिए, उनको फॉलो करना चाहिए। जो लुईस बाबा का बात नहीं मानेगा मैं उसको अपना स्ट्रक्चर नहीं मानूंगा। ठीक है,
तो फिर क्या है, ये जो कार्बन बाबा ने 12 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे थे, रेजोनेंस बोलेगा अरे तू कैसे मेरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तू तो लुईस बाबा क्या बोला 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैक्सिमम ऑक्टेट के लिए, अरे तू तो लुईस बाबा से 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठ गया, ये तो लुईस बाबा का बात नहीं मानना, तो मैं तुझे अपना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मानता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये तो हमारा अच्छा बचा है, लुईस बाबा का रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन ने फिर से गलती कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन लेके। नाइट्रोजन बोला मैं लुईस बाबा, कौन है लुईस बाबा, मैं उससे नहीं पहचानता हूं। ठीक है, रेजोनेंस आ गया, ठीक है, मैं तुझे कौन नहीं पहचानता हूं, तू कौन है, तू मेरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा, तू तो लुईस बाबा कौन नहीं जानता, पहले जा लुईस बाबा को फॉलो कर, फिर मैं तुझे अपना मानूंगा। ठीक है, बेचारा नाइट्रोजन। फिर आया मूव ए नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पी बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वाला हमारा, ये मूव कर गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूव करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लोकलाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट केस में जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो डीलोकलाइज्ड हो गया। All resonance structure must have the same number of unpaired electron। देखो यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मान लो इसको स्ट्रक्चर 1 देते, इसको स्ट्रक्चर 2 देते, स्ट्रक्चर 1 बोलेगा अरे भाई मेरे पास तो सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन था, तू बोल रहा है तू मेरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन तेरे पास 3 कहां से आ गया, बता कहां से आ गया, नहीं होगा ना, कहां से आ गया, अरे ये ऐसा बात हो गया ना, तुम्हारा बेबी आया तुम्हारे पास, ठीक है, बोलेगा बेबी मेरे पास सिर्फ मैं तुमसे ट्रू लव करता हूं, ठीक है, तुम ही मेरा सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन फिर आप जाके देखा तो उसके तो 3 बॉयफ्रेंड निकले, ठीक है, फिर तुम क्या बोलेगा, अरे तू मेरा बेबी नहीं है, तू बोलता है तू मुझे ट्रू लव करता है, लेकिन तेरे पास मेरा तो तू ही सब कुछ है, लेकिन तेरे पास 3 बॉयफ्रेंड कहां से आएगा, ये हो नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, ये बोलेगा मेरे पास तो एक ही और इलेक्ट्रॉन था, लेकिन तेरे पास 3 कहां आ गया, तू कैसे बन गया मेरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बाबा, तू तो नहीं बनेगा। ठीक है, all the atoms that are a part of delocalized pi electron system must lie in a plane or nearly plane। क्योंकि देखो जब डीलोकलाइजेशन होता है तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो वो क्या होता है, जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना जरूरी है, लेकिन अगर प्लेन में ही नहीं रहेंगे, मान लो ये एक ऐसा था, ये एक ऐसा आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, तो इसके मतलब क्या है, अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, अगर ओवरलैपिंग ही नहीं होगा तो कैसे होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं होगा ना, तो सारे प्लेन में रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 2,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल 1,3 ब्यूटाडाइन बिहेव्स लाइक ए नॉन कंजुगेटेड डाई बिकॉज द लार्ज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, देखो ये वाला ब्यूटाइल ग्रुप, ये वाला ब्यूटाइल ग्रुप, ये क्या करेंगे, इसको प्लेन में रहने नहीं देंगे, इसको ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है, जिसके वजह से जो C2 एंड C3 कार्बन, मतलब ये कार्बन के बीच और मतलब देखो अगर नॉर्मल होता, मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है हाइड्रोजन सी पे, तो ये यहाँ आता, ये यहाँ आ जाता, तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में आ जाते, लेकिन ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल के ग्रुप के प्रेजेंट रहते हुए ये दोनों क्या सेम प्लेन में नहीं रह पाए, इसीलिए C2 और C3 का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं हो पाया, जिसके लिए यह हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया। ठीक है, the energy of actual molecule is lower than the energy that might be estimated for any contributing structure। ये तो पता है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है, और ऑर्गेनिक का रोल क्या है, जो ज्यादा स्टेबल होगा जो जितना स्टेबल होगा उसका उतना ही एनर्जी कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। रेजोनेंस फॉर्म डू नॉट डिफर इन द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। यहां देखो ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं है,
देन ड्रॉइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।